नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्जाम में आए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में 79,200 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में से संजय का हिस्सा 3600 था, तो उनके निवेश में कितना अंतर था। चलिए ध्यान से देखते हैं। दोनों ने मिलकर के कितना निवेश किया, कुल निवेश कितना है, 79,200 रुपये। ठीक है। कुल लाभ कितना होता है, कुल लाभ उन लोगों को कितना मिला, 16,500। इसमें से संजय का हिस्सा कितना है, संजय का हिस्सा कितना है, तो 3600 रुपया, 3600 रुपया। ठीक है। तो ऋतिक का कितना हो जाएगा, ऋतिक का कितना हो जाएगा, 12,900 रुपया। अब देखिए ध्यान से, इनके लाभ का जितना अनुपात होगा उसी अनुपात में ये निवेश करेंगे। ठीक है। तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। लाभ अनुपात ऋतिक अनुपात संजय, ऋतिक का लाभ अनुपात संजय का लाभ। तो ऋतिक का लाभ कितना है, 12,900 अनुपात कितना है, 3600। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से कटेगा ये, तो 43 अनुपात 3 से कटेगा 12। तो कितना हो गया, 43 अनुपात 12। तो 43 अनुपात 12 के अनुपात में इनको लाभ मिला है, तो इसी के अनुपात में ये निवेश भी किए होंगे। तो निवेश का अनुपात भी कितना होगा, इतना ही होगा। निवेश अनुपात भी क्या होगा, इतना ही होगा, 43 अनुपात 12। तब देखिए 43 अनुपात प्लस 12 अनुपात बराबर कितना है, 79,200 रुपये। इतना निवेश किए हैं। टोटल ये कितना हो जाएगा, 55 अनुपात बराबर 79,200 रुपये। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 79,200 और बटा के 55। अब अनुपात बराबर 1,440 रुपया। ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है, अंतर, निवेश का अंतर, निवेश अंतर। तो अंतर बराबर क्या हो जाएगा, 43 और माइनस क्या, 12। 43 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 31। तो 31 अनुपात बराबर कितना होगा, तो एक अनुपात बराबर कितना है, 1440। तो 31 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 31 और गुणे 1440, जिसको कि हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 44,640 रुपया। और यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 91,673 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें 91,673 में 88 से भाग दे देंगे। जब 88 से भाग देंगे तो हमारा जो भागफल होगा वो 1,041 होगा, और लेकिन शेषफल इसमें बचेगा। शेषफल जो होगा वो कितना बचेगा, 65। शेषफल शेष बच रहा है। किसी भी संख्या में मान लीजिए कि 88 से भाग देना है, किसी भी संख्या में 88 से भाग देना है, और शेषफल क्या बच रहा है, 65। तो या तो ये 65 नहीं रहेगा तो 88 से भाग लग जाएगा, और नहीं तो 65 और प्लस कुछ संख्या मिला करके ये 88 हो जाए, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब 65 में कितना जोड़े कि वो 88 हो जाएगा, चाहे 88 से विभाजित होगा। तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 65 इसमें से घटा के देख लेंगे कि हम कितना जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 23। मतलब कि 65 जो शेषफल बच रहा है उसमें 23 और जोड़ देंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि P की वर्तमान आयु का 7 गुना Q के वर्तमान आयु के से 46 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष के बाद उस समय Q की आयु का 6 गुना P की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष कम होगा, तो Q का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मान लेंगे, माना P की आयु P वर्ष है, P ही मान लेंगे। ठीक है। और उसी प्रकार से Q की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, Q वर्ष है। फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है कि P की आयु का 7 गुना, P की आयु का 7 गुना Q की वर्तमान आयु से 46 वर्ष क्या है, अधिक है। ये देखिए 7P और ये प्लस 46 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -46 बराबर Q। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि 8 वर्ष बाद P की आयु क्या हो जाएगी, P + 8 हो जाएगी, और Q क्या हो जाएगा, Q + 8 हो जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन यहाँ पर कहता है Q की आयु का 6 गुना, Q की आयु इस टाइम कितना है, Q + 8, इसका 6 गुना जो है P के आयु के 6 गुने से 24 कम है। ठीक है। अब देखिए 6 दोनों तरफ है, कॉमन कटा दीजिए। इसमें भी 24 माइनस में तक 6 कॉमन है, 6 चौके 24 कट जाएगा। अब देखिए Q
प्लस 8 बराबर p प्लस 8 माइनस 4। 8 प्लस में इधर भी है, प्लस में इधर भी है, कट जाएगा। अब q बराबर क्या आ जाएगा, p माइनस 4। अब देखिए q बराबर क्या है, यहाँ पर q बराबर क्या है, 7p माइनस 46। तो यहाँ पे लिख देंगे q बराबर 7p माइनस 46 बराबर p माइनस 4। ये कहाँ से आया, इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखिए 7p और ये प्लस p इधर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस p बराबर ये माइनस 4 और ये माइनस 46 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 46। तो 7p में से एक p जाएगा 6p बराबर ये 46 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। तो 6 से कट जाएगा कितना, 7 बार में। तो p का मान कितना आ गया, 7। हमसे क्या पूछ रहा है, q। तो q का वर्तमान आयु कितना है, q का आयु कितना है, तो q का आयु है p माइनस 4। q बराबर क्या है, p माइनस 4। तो हो जाएगा p के मान 7 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का वर्गों का योग 394 है, संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग कर रहा है, तो दो क्रमागत विषम संख्या लिखते हैं। सबसे पहले हम विषम संख्या के बारे में सोचते हैं। जैसे विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5 7 9। तो अगर पहला विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या 3 प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा क्रमागत मिलाने के लिए। अब अगर मान लीजिए कि 5 है तो दूसरा विषम संख्या, अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 7, मतलब कि इसमें भी 2 जोड़ेंगे तब होगा। चलिए अब देखिए, तो इसी प्रकार से हम मान लेंगे, माना पहला विषम संख्या x है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 394। तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x और गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 394। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 394 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 394 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये क्या हो जाएगा, माइनस 390 बराबर 0। दो सब में है तो कॉमन, तो इसको कटा देंगे और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ से 195 बराबर 0। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे हम, तो दो ऐसी संख्या लीजिए जिसका योगफल 2 आए और गुणनफल क्या आ जाए, 195। तो इसमें हम लेंगे संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 13x, माइनस 15 और प्लस 13 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 195 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 15 आ जाएगा, और माइनस 13 कॉमन लेंगे यहाँ से तो x प्लस 15 आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए x प्लस 15 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर x माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा। x बराबर माइनस 15 हो जाएगा, और चूंकि प्राकृत संख्या बोल रहा है यहाँ पर, प्राकृत विषम संख्या, तो प्राकृत संख्या नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और पॉजिटिव में जाता है। तो x बराबर माइनस 15 ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और x बराबर 13 क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारा पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, पहला विषम संख्या 13 और दूसरा क्या हो जाएगा, 13 प्लस 2 कितना, 15। अब संख्या आ गया 13 और 15, हमसे क्या पूछ रहा है, योगफल। तो योगफल क्या हो जाएगा, योगफल 13 और प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि A किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए ध्यान से, A इस कार्य को कितना 10 दिन में पूरा करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग कार्य करेगा, ठीक है। उसी तरह से B कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में ये कितना करेगा, एक दिन में 1/20 भाग कार्य करेगा, ठीक है, 1/20 भाग कार्य करेगा। अब दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, दोनों मिलकर के A प्लस B दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे, तो 1/10 प्लस 1/20, क्योंकि A का एक दिन में 1/10 भाग और B का 1/20 भाग, तो दोनों मिलकर के 1/10 प्लस 1/20 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20, और ये 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/20 भाग कितना, एक दिन में। तो 6 दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 दिन में
6 गुणे 3 बटा में 20, तो 6 18, 18 बटा में 20 मतलब कि कितना 9 बटा में 10 भाग कार्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा शेष कार्य क्या हो जाएगा, शेष कार्य कुल कार्य का पूरा एक भाग होता है और उसमें से 9 बटा 10 भाग क्या हो जाएगा, गया है, कंप्लीट हो गया है। तो शेष कार्य का हमारा कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 1 बटा में 10 भाग। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और उसी मार्ग से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विशाखापट्टनम वापस आता है, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। जब भी सिर्फ 2 चाल दिया हो और औसत चाल पूछ रहा हो तो इसका निकालने का सबसे आसान तरीका यही है कि औसत चाल निकालने का सबसे आसान तरीका 2 गुणे चालों का गुणनफल, 2 गुणे चालों का गुणनफल और बटा में चालों का योगफल, 66। ये हो जाएगा 2 और गुणे 55 गुणे 66 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, 11 5 55, 11 से 11 121, 11 6 66, 6 5 30 दूना कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पल्लवी एक खिलौना 740 रुपये में खरीदती है और 16 रुपये उस पर और अतिरिक्त खर्च करती है सजाने के लिए, फिर खिलौने को 558 रुपये में बेच देती है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 740 रुपया, अतिरिक्त खर्च, अतिरिक्त खर्च कितना है 16 रुपया, कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, कुल क्रय मूल्य 756 रुपया, ठीक है। अब बेचा कितना में, बेचा कितना में, तब विक्रय मूल्य है रुपया, ठीक है। अब देखो 756 रुपये में खरीद के 558 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब कि क्या हुआ हानि, कितना का हानि हुआ है, तो 198 रुपया। हमको क्या पूछ रहा है हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 756, तो कटाएंगे तो 18 से कटेगा ये 11 बार में और 18 से कटेगा 8 बार में और ये कटेगा 2 से 21 बार में और ये 2 से कटेगा 50 बार में, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 5 55 550 और बटा में 21%। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 2 संख्याओं का योगफल 57 है और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 812 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, 2 संख्याएं ए और बी जिनका योगफल कितना दिया है 57 और उनका एलसीएम कितना है, ए और बी का दिया है 812। ध्यान पहला ऑप्शन कितना दे रखा है 26 और 31, ऑप्शन से बनाएंगे जल्दी बनेगा और आसानी से बनेगा, ठीक है। चारों ऑप्शन का योग क्या हो रहा है 57 हो रहा है, तो योग पर तो ये चारों ठीक है। अब एलसीएम निकाल के देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या है 26 और 31, दोनों क्या है को प्राइम नंबर है, तो दोनों को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 और एलसीएम क्या होगा इन दोनों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 26 गुणे 31। तो जब एलसीएम 26 गुणे 31 होगा तो गुणा करेंगे तो कितना होगा 6 इकाई 6, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा, जबकि एलसीएम जो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन में एलसीएम दिया है उसका तो यूनिट डिजिट 2 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। नेक्स्ट ऑप्शन दूसरा क्या है 33 और 24, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉमन है, फिर 11 और फिर 8, तो ये देखिए 38 के 24 इकाई 4, इसका यूनिट डिजिट क्या आया, इसका इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक 4 आया, जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या है इकाई अंक तो 2 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया कट गया। तीसरा ऑप्शन हमारा है क्या 28 और 29, ये क्या है को प्राइम नंबर है, तो इको प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा, तो एलसीएम डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा, तो 28 गुणे 29, तो 28 गुणे 29 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 8 9 72, यूनिट डिजिट क्या होगा 2, मतलब कि ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है 21 और 36, ठीक है, तो 21 और 36 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 गुणे 7 और गुणे 12, ये गुणा करेंगे तो 7 के 21 और गुणे 12, ये यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2, तो 2 इसका भी आ रहा है, मतलब कि ये भी हो सकता है, लेकिन अब चेक करेंगे कि इसका एलसीएम आ कितना रहा है, तो 21 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 252, कितना हो जाएगा 252, जो कि हमारा ऑप्शन में क्वेश्चन में क्या दिया है 812, तो ये तो नहीं होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा सही, और तीसरा ऑप्शन के में क्या दिया है 28 और 29, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है, इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से समझते हैं, वर्तमान में जनसंख्या कितना है, वर्तमान
में जनसंख्या कितना है, वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 12,014। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जनसंख्या कितना है, 100 के बराबर है। मान लेते हैं, माना कि ये जनसंख्या कितना है, 100 के बराबर है। मान लेते हैं कि ये जो जनसंख्या है वर्तमान का, ये क्या है, 100 के बराबर है। अब देखिए पहले वर्ष के अंत तक, पहले वर्ष में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है। तो 25% का वृद्धि, तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो 100 आप प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। अब देखिए सेकेंड ईयर में दूसरे साल में क्या हो रहा है, 60% की वृद्धि हो रहा है, 60% की वृद्धि। तो आप देखिए अब क्या है, 125। अब 125 का 60% बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 125 और प्लस 125 का 60% कितना होगा, तो 125 गुणे 60 अब बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट, 5 से कटेगा 25 बार में, और 5 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा ये 3 बार में, 25 से कितना हो जाएगा, 75। मतलब कि 125 का 60% कितना, 75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। मतलब सेकेंड ईयर तक हमारा जनसंख्या कितना हो गया, 200। अब थर्ड ईयर का निकालते हैं। थर्ड ईयर तीसरे साल में क्या होता है, 50% की कमी हो जाती है। 50% की कमी कहने का मतलब क्या है कि 200 माइनस, कमी का मतलब माइनस, और 200 का 50% कितना होगा, 100। 50% का मतलब आधा, तो 200 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। मतलब कि तीसरे वर्ष के लास्ट तक हमारा जनसंख्या क्या था, 100। और शुरू में हमारा जनसंख्या क्या था, 100। और 100 का वैल्यू कितना है, 12,040। इसका मतलब कि 3 वर्ष बाद भी जनसंख्या कितना होगा, 100, और 100 का मान कितना है, 12,014। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का आखिरी सवाल, विपुल, मोहन और मोहम्मद तीनों का औसत वजन 45 केजी है। यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43 केजी है और मोहन और मोहम्मद का औसत केजी 50 केजी है औसत वजन, तो मोहन का वजन ज्ञात करें। ठीक है, विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद, इन तीनों का औसत कहने का मतलब क्या है, तीनों का जोड़ बटा में 3 बराबर कितना है, 45 केजी। ठीक है, मतलब कि विपुल प्लस मोहन प्लस मोहम्मद तीनों का वजन क्या हो जाएगा, 45 गुणे ये 3 भागा में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 45 गुणे 3 135 केजी। अब यहाँ पर क्या दिया है कि विपुल और मोहन का औसत वजन, विपुल प्लस मोहन का औसत वजन कितना है, ये पहला है, ये दूसरा कंडीशन। विपुल प्लस मोहन का औसत वजन कितना है, 43 केजी। मतलब कि विपुल प्लस मोहन कितना हो जाएगा, 43 गुणे 2 86 केजी। अब देखिए विपुल और मोहन और प्लस मोहम्मद तीनों मिलाकर 135 केजी है, तो विपुल और मोहन दोनों मिला करके 86 केजी है। तो सिर्फ हम मोहम्मद का वजन निकाल सकते हैं, क्योंकि विपुल और मोहन दोनों का वजन यहाँ पे रख देंगे तो मोहम्मद का वजन हमारा निकल सकता है कितना, 135 माइनस 86, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये 49 केजी। और थर्ड हमारा कहता है हमको निकालना किसका है, मोहन का वजन निकालना है। हमको क्या निकालना है, मोहन का वजन निकालना है। तो थर्ड में क्या कर रहा है कि मोहन और मोहन प्लस मोहम्मद का औसत वजन कितना है, 50 केजी है। तो ठीक है, मोहन का हमको निकालना है, मोहम्मद का हमको पता है कितना, 49। और ये क्या हो जाएगा, 50 गुणे 2, ये 2 भागा में तो इधर चला जाएगा गुणा में, तो मोहन का कितना हो जाएगा, 50 गुना के 100 और माइनस 49, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 49 घटेगा तो 51 केजी। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 101 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर 5 संख्याएं मान के चलिए कि हमारा है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पाँचों संख्या का योग कितना दिया है, 655। प्रश्न में कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 2 संख्याओं a प्लस बी बटा में 2, यही इसका औसत होगा, बराबर कितना है, 80। मतलब कि a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ गया, 80 गुना के 160। अब तीसरी संख्या दे रखा है c बराबर कितना दिया है, 101। हमसे क्या पूछ रहा है, शेष 2 संख्याओं का औसत, मतलब कि d और प्लस e बटा में 2 का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना दिया है, 655। a प्लस बी का मान कितना है, तो 160, प्लस सी का मान कितना है, 101, प्लस डी प्लस ई का मान हमसे पूछ रहा है 655। ठीक है, 160 और प्लस 101 कितना हो जाएगा, 261, प्लस डी प्लस ई बराबर 655। अब डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 655 माइनस 261। अब डी प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा, 655 में से 261 घटेगा तो ये हो जाएगा आपको
394। अब डी प्लस ई और बटा के क्या पूछ रहा है 2, मतलब कि 394 और बटा के 2 हमारा हो जाएगा 19 दूना के 38, 7 दूना के 14, 197। और डी प्लस ई बटा में 2 यही हमारा क्या है अंतिम दो संख्याओं का औसत 197। ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं और एक अंतःकोण का माप पूछ रहा है। भुजाओं की संख्या कितना दे रखा है? भुजाओं की संख्या कितना दिया है? n बराबर 30। किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 और गुणे 180। हमसे क्या पूछ रहा है? एक कोण का मान। तो सभी कोणों का योगफल कितना होता है? n-2 गुणे 180। तो इसलिए एक कोण का मान कितना हो जाएगा? एक कोण का मान कितना हो जाएगा? n-2 गुणे 180 और बटा के n। तो n का मान कितना दिया है? 30 - 2 गुणे 180 और बटा के 30। 30 से कटेगा 3 6 18, 30 6 बार में, और ये क्या हो जाएगा 28 गुणे 6 गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 168 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 रुपया अंकित की, उस पर 2 क्रमिक छूटें प्रदान की जिसमें से एक 12% है, और यदि कोई ग्राहक टेबल के लिए 1133.44 रुपये का भुगतान करता है तो दी गई दूसरी छूट कितनी होगी? अंकित मूल्य 1400 रुपया। ठीक है, पहला छूट कितना है? छूट कितना है? 12%। तो 1400 का 12% कितना हो जाएगा? 1400 का 12% कितना हो जाएगा? 1400 गुणे 12 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 और गुणे 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 168। मतलब कि 1400 रुपये में 168 रुपये का क्या कर दिया? छूट दे दिया। इसका मतलब अब इसका मूल्य कितना हो गया? 1400 माइनस 168 बराबर कितना? 1232 रुपया। 1232 रुपया। अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? 1133.44 रुपये। इसका मतलब कि 1233 से अभी ये कितना कम में बेच रहा है? 98.66 रुपया। मतलब कि 1232 रुपया जो है इस पर अभी भी ये 98.66 रुपये की क्या दे रहा है? छूट। तो यहीं हमारा दूसरा छूट का क्या निकालना है? प्रतिशत। दूसरा छूट कितना है? 98.66 रुपये। तो छूट प्रतिशत निकालना है, था 98.66। लेकिन यह किस पर छूट दिया है? 1232 रुपये। 2% छूट देने के बाद जो दूसरा मूल्य आया है 1232 रुपया, अब उस पर कितना छूट दे रहा है वो हमको निकालना है। तो उस पर 98.66 रुपये का छूट दे रहा है, किस पर? 1232 रुपये पर, और इसका हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा 9800, 100 से 98.66 में गुणा होगा तो 2 दशमलव के बाद 0 आ जाएगा, 66 बटा 1232। ये कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राहुल 30% की व्यापारिक छूट पर एक पेन बॉक्स खरीदता है जिस उसका शुद्ध मूल्य ज्ञात कीजिए, लेकिन कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है? 900 रुपया है। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 900 रुपया है। और कह रहा है कि छूट कितना है? छूट कितना है? 30%। तो पूछ रहा है कि राहुल ने कितने में खरीदा, उसका शुद्ध मूल्य कितना है? तो अंकित मूल्य कितना था? 900, लेकिन उस पर छूट मिला है कितना? तो अंकित मूल्य का 30%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 3 27। तो 900 माइनस 270 बराबर ये कितना हो जाएगा? 630 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 कि 12 फरवरी 2024 को जमा की गई और 23 अप्रैल 2024 को निकाली गई 4000 की धनराशि पर 6.75% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, मूलधन यहाँ पर दे रखा है कितना? 4000 रुपया। ठीक है, रेट कितना दे रखा है? 6.75%। समय कितना दिया है? तो समय देखिए डेट में दिया है हमको कितना? 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल
2024 तक। अब 2024 क्या है, लीप वर्ष है। 2024 क्या है, लीप वर्ष है। तो यह वर्ष क्या होगा, 66 दिन का होगा, 366 दिन होगा, ठीक है। और फरवरी में 29 दिन होगा, ठीक है। अब देखिए 22 फरवरी से कह रहा है, तो 22 फरवरी के बाद 29 फरवरी तक कितना हो गया, 7 दिन इसमें हो गया, प्लस मार्च टोटल कितना है, 31 दिन का मार्च हो गया। और अप्रैल में कितना का हो रहा है, 23 दिन अप्रैल में हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कुल हमारा कितना, 61 दिन आ जाएगा। कुल हमारा कितना, 61 दिन आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। मूलधन कितना है, 4000, गुणे समय कितना है, 61 दिन। दिन को क्या वर्ष में बदलना है, तो एक वर्ष में कितना, 366 दिन, 365 या 366 दिन, लेकिन यहाँ पर हमारा लीप वर्ष है तो 366 लेंगे। गुणे रेट कितना है, 6.75 बटा के 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 61 गुणे से 6 बार में 366 पड़ जाएगा। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 20 बार में, और 3 से कटेगा ये 2.25 बार में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 गुणे 2.25 बराबर कितना हो जाएगा, 45 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 कि एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 2790 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि संख्या क्या है, 100 है। माना संख्या क्या है, 100 है। अब इसमें 80% बढ़ाने पर वृद्धि कितना हो रहा है, 80%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, नई संख्या कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 का 80%, ठीक है। तो 100 का 80% कितना हो जाएगा, 80। तो ये कितना हो जाएगा, 180। अब इसी 180 का मान कितना दिया है, 2790। 180 बराबर क्या दिया है, 2790। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल संख्या, वास्तविक जो संख्या है पहले वाली, वो कितनी होगी। तो पहले वाली हमारा संख्या क्या है, 100। तो 100 का हमको मान निकालना है, 180 का मान दिया है। तो जब 180 का मान दिया है कितना, 2790, तो एक का मान कितना होगा, 2790 और बटा में 180, और 100 का मान कितना होगा, तो 2790 बटा में 180 गुणे 100। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा ये 31 बार में, और 2 से कटेगा ये 50 बार में, ठीक है। तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 31 5 155, 1550। मतलब कि हमारा ओरिजिनल जो संख्या था वो कितना था, 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4,81,355 को विभाजित करती है। देखिए संख्या दिया है कितना, 4,81,355। ऑप्शन से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। एक ऑप्शन है हमारा 5, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 6, और चौथा ऑप्शन है क्या, 15। अंक क्या है, 5 है, तो ये 6 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 6 सम संख्या है तो कट गया। 3 से कट सकता है, 15 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, ठीक है। 5 से तो डेफिनेटली कटेगा, इतना तो फिक्स है। अब देखिए 3 से कटने के लिए क्या रूल है, 3 से कटने के लिए क्या रूल है कि जो भी संख्या दिया है उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो इसका डिजिटल सम कितना है, 8 4 12, 1 13, 13 3 16, और 10 कितना है, 26। तो 26 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 15 से डिवाइड होने का क्या रूल है, 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, 5 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेकिन 5 से क्या होगा, डेफिनेटली डिवाइड होगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 5 है। और 5 से डिवाइड होने का क्या रूल है कि अंतिम अंक में 5 या 0 होगा, तो यह संख्या 5 से डेफिनेटली विभाजित होगा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 131, 91 और 215 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 9 और 10 प्राप्त हो। देखिए पहला संख्या दिया है 131, दूसरा क्या दिया है 91, और तीसरा क्या दिया है 215। कह रहा है क्रमशः शेषफल कितना प्राप्त हो, 8, मतलब, और इसमें 9 और इसमें 10, मतलब कि ये संख्या क्या होगा, 123, ये 82, और ये क्या होगा 205। मतलब कि जो भी इसमें से संख्या होगा वह क्या करेगा, 123, 82 और 205 तीनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तीनों को विभाजित करने का मतलब क्या है कि इसका मौसा कितना होगा, तो 123 का क्या होगा, 3 गुणे 41, 82 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड,
2 गुणे 41 और 205 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 41। तीनों में क्या कॉमन है 41, मतलब कि ये तीनों जो संख्याएं हैं ये क्या होगा 41 से विभाज्य होगा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि 81 और 27 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर बटा में a। तो b कितना है 27 का स्क्वायर का मतलब 27 गुणे 27 और बटा में 81। 27 दिए 81 और 3 9 27, तो x का मान कितना आ गया 9, और यह हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 2/5 पर बेचने पर निर्भय को 26% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक क्रय मूल्य के 84% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वो वास्तविक विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। अब क्या कर रहा है कि 100 के 2/5 में बेच रहा है, यानी कि यह कितने में बेच रहा है 100 का 2/5 कहने का मतलब कितना है कि 40 में जब बेच रहा है तो इसको 26% की हानि हो रही है। 26% की हानि कहने का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य अगर 100% है, क्रय मूल्य क्या है 100% है, तो 26% की हानि का मतलब कि 74% उसको क्रय मूल्य का दाम मिल रहा है। 40 में बेचने पर उसको 74% दाम मिल रहा है, जितना में खरीदा था। अब क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन कि अगर वह 84 पर बेचता 84% पर बेचता वास्तविक मूल्य के, तो वास्तविक मूल्य 100 का 84% कितना हो जाएगा 84, मतलब कि अब वह 84 में बेचेगा तो वह कितना लाभ प्राप्त करेगा। तो देखिए 40 में जब बेच रहा है तो 74% उसका दाम रिकवर हो रहा है। 74% जितना वह दाम लगा करके खरीदा था उसका 74% उसको मिल रहा है। तो अब 84 में बेचेगा तो कितना मिलेगा, तो 74, 40 का वैल्यू कितना है 74, तो 84 का वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 से कटेगा ये 10 बार में और 4 से कटेगा 21 बार में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1554 और बटा में 10 यानी 155.4। कहने का मतलब है कि जब अगर 84% पर बेचेगा, वास्तविक विक्रय मूल्य के 84% पर जब बेचेगा तो उसको 155.4% प्राप्त होगा, किसका क्रय मूल्य का। ठीक है, क्रय मूल्य का कितना 155.4% प्राप्त होगा। तो क्रय मूल्य 100% है, क्रय मूल्य 84 का मान आया है वह कितना है 155.4%। तो लाभ कितना होगा, तो लाभ कितना होगा 155.4% माइनस 100% क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा 55.4%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले भुजाएं देख लीजिए, 5:12:13 कहने का मतलब यह 5 और 12 और 13 क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, जो कि इसका मतलब यह है कि ये जो भुजाएं हैं और ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है यह कैसा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें कि ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 12 और ये क्या हो गया 13, ये अनुपात। तो अनुपात को हम क्या कर लेंगे x के रेशियो में मान लेंगे। तो मान लें त्रिभुज की भुजाएं क्या है 5x 12x तथा 13x है। क्यों, क्योंकि इसी के अनुपात में है तो हम x के टर्म में मान लेंगे 5x 12x और 13x, जो कि है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1/2 आधार कितना है 12x और गुणे ऊंचाई कितना है 5x बराबर हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 से ये कट जाएगा कितने बार में 6 बार में, 6 5 क्या हो जाएगा 30 और 30 से ये कट जाएगा कितने बार में 36 बार में। इसका मतलब कि x स्क्वायर बराबर क्या है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि x बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। जब x बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका मतलब कि ये भुजाएं कितनी हो जाएगी 6 गुणे 5 कितना है 30 सेंटीमीटर। ये भुजाएं हो जाएगी 12 गुणे 78 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा 13 गुणे 6 78 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहे हैं त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है तीनों भुजाओं का योगफल, मतलब कि 30
सेंटीमीटर प्लस 72 सेंटीमीटर और प्लस 78 सेंटीमीटर। तो ये 72 और 78 कितना, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि छड़ की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, बेलन का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सब कुछ यहाँ बाहरी कह रहा है तो हमको बाहरी भीतरी लिखने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया है 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई, यानी कि एच बराबर कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या कितना होगा। देखिए ध्यान से, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर दिया 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र बेलनाकार है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h बराबर 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2π का मान दिया है 22/7 गुणे त्रिज्या निकालना है और h का मान कितना दिया है, 72 सेंटीमीटर बराबर 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर चला जाएगा यहाँ पर और ये हो जाएगा 22, 11 से कटेगा 2 बार में और 11 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में, फिर ये 2 से कटेगा 150 बार में और फिर ये 2 से कटेगा कितना, 75 बार में। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, 75 और 7 भागा में है तो उधर चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और बटा में 72। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा r का मान आ जाएगा 7.2916 डॉट डॉट। तो 2 स्थान तक पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा 7.29 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर दिया गया है 58 का पावर 0.5 बराबर x, 58 का पावर 0.79 बराबर y और x के पावर z बराबर y के पावर 10, तो z का मान ज्ञात करें। देखिए x बराबर दिया है 58 के पावर 0.5, y बराबर दिया है 58 के पावर 0.79, फिर क्या दिया है x के पावर z बराबर y के पावर 10। हमसे z का मान पूछ रहा है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर x बराबर क्या है, 58 के पावर 0.5 के पावर z कह रहा है तो लिख लेते हैं। y का मान कितना है, 58 के पावर 0.79 के पावर 10। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर a के पावर m का पावर अगर n रहता है तो ये पावर आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 58 के पावर 0.5 गुणे z, 2 नहीं है ये z है, ठीक है, बराबर ये 58 का पावर 0.79 गुणे 10। और ऐसा दिया रहे और बेस क्या हो, बराबर हो, तो पावर भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 0.5 गुणे z बराबर हो जाएगा 0.79 गुणे 10। अब यहाँ से z का मान हम निकाल लेंगे 0.79 गुणे 10 और बटा में 0.5, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7.9 और बटा में 0.5, 0 जाएगा तो नीचे ये दशमलव जाएगा तो नीचे आएगा 0 और ये दशमलव जाएगा तो ऊपर 0 जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो z बराबर आ जाएगा, ये भागा देंगे हम तो आ जाएगा 15.8, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि निम्न दिए गए व्यंजक को सरलीकृत कीजिए। x इंटू 3x माइनस 5 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 16। ये देखिए अब ये जो x दिया है ये 3x माइनस 5 में मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 से x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 इंटू 3 15 और प्लस 16। ये 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 5x और 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा, प्लस 1। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की दर से 11 माह के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा मूलधन कितना दिया है, 1200 रुपया, रेट कितना दिया है 3% पर मंथ, ध्यान रखना। और टाइम यहाँ पर कितना दिया है, टाइम दिया है 11 मंथ,
ठीक है। रेट भी हमारा मंथ के हिसाब से दिया है और टाइम भी हमारा क्या दिया है, मंथ में ही दिया है। तो रेट और टाइम दोनों में से किसी को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एस आई का फार्मूला होता है हमारा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100। तो मूलधन कितना है 1200 गुणे समय हमारा हो गया 11 मंथ गुणे रेट कितना है 3% बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, हमारा हो जाएगा 12×3 = 36, 36 से 11 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 396 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि पी क्यू और आर ने क्रमशः 34:75:6 के अनुपात में धनराशि निवेश की। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 3600 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो क्यू और आर के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा। पी अनुपात क्यू अनुपात आर, निवेश का अनुपात दिया है 34:75:6। तो जिस अनुपात में ये निवेश करेंगे उसी अनुपात में इनको क्या होगा, लाभ की भी प्राप्ति होगी। इसका मतलब कि लाभ का अनुपात भी क्या होगा, लाभ अनुपात इतना ही होगा। मतलब कि 34:75:6 के अनुपात में इनके लाभ को बांटना है 3600 रुपये को, यानी कि 34 अनुपात प्लस 75 अनुपात प्लस 6 अनुपात बराबर हो जाएगा 3600 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे तो 34 और 6 40 और 75 115 अनुपात बराबर हो गया 3600। तो इसलिए एक अनुपात बराबर हो जाएगा 3600 बटा में 115। हमसे क्या पूछ रहा है, क्यू और आर के हिस्से का बीच का अंतर। तो क्यू और आर के हिस्से का अंतर, तो अंतर कितना होगा 75 - 6, 75 अनुपात माइनस 6 अनुपात। तो 75 - 6 कितना हो जाएगा 69 अनुपात। मतलब कि हमको 69 अनुपात का मान निकालना है। अब एक अनुपात का मान कितना है 3600 बटा में 15। तो 69 अनुपात का मान कितना होगा 3600 बटा में 115 गुणे 69। 23 से कटेगा 3 बार में, 23 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 720 बार में, और 720 से और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा 216 2160 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पाइप पी किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप क्यू उसी टैंक के 2/5 भाग को 28 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों 7 घंटे के लिए चालू रखा जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप आर को अकेले चालू किया जाता है जो टैंक के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। तो पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। ध्यान से समझेंगे एकदम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को। पी जो है 5/7 भाग 30 घंटे में भरता है, ठीक है। तो इसलिए पूरा टंकी भरने में कितना समय लेगा, पूरा भरने में 30 × 7 बटा में 5, यानी कि कितना 42 घंटा, ठीक है। 2/5 भाग कितने देर में भर रहा है 28 घंटे में। तो पूरा टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा 28 × 5 बटा में 2, 2 से कटेगा ये 14 बार में, 14 × 5 = 70 घंटे। इसका मतलब क्या है कि क्यू जो है 70 घंटा में पूरा भर सकता है। अब क्या कर रहा है, पी और क्यू दोनों को 7 घंटे के लिए चालू किया गया। पी और क्यू को 7 घंटे के लिए। अब ध्यान से समझेंगे, यदि पी टोटल 42 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा 1/42 भाग, प्लस उसी तरह से क्यू टोटल 70 घंटे में भरता है तो 1 घंटा में कितना 1/70 भाग भरेगा। अब ये दोनों को कितना टाइम के लिए खोला गया 7 घंटे के लिए। ये दोनों तो 1 घंटे का हुआ, अब 7 घंटे के लिए खोला गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा 42 और 70, ये हो जाएगा 6 × 7 और इसमें से कितना आ जाएगा 5, 3 तो 2 उसमें आ गया है 3 6 में, तो कितना हो जाएगा 7 × 6 = 42, 5 अब प्लस ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 2 × 70 3, ठीक है, और गुणे 7। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7 से ये 7 कट जाएगा, 5 × 3 = 8 और बटा में 6 × 5 = 30। इतना 8 बटा में 30 भाग ये पी और क्यू दोनों मिलकर 7 घंटे में भरे हैं। क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखिए आर को अकेले चालू किया जाता है और टैंक को के पानी को 8 घंटे में खाली कर देता है। मतलब कि 8/30 भाग आर 8 घंटे में क्या करता है खाली कर देता है। इसका मतलब पूरा टंकी खाली करने में कितना समय लेगा, पूरा खाली करने में कितना समय लेगा 8 × 30 बटा में 8, तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 30 घंटा में ये क्या करेगा पूरे टंकी को खाली कर देगा। अब क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे, तब P + Q + R 1 घंटे के लिए निकाल करके उसको उल्टा कर देंगे तो हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा। तब P 1 घंटे में कितना भरता है 1/32
42। अब प्लस क्यू 1/70 और आर खाली कर रहा है 1/में कितना 30। इन सब का एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये 6 गुणे 7 गुणे 5 और 6 5 30, इसमें 30 भी आ गया। तब हो जाएगा ये 5 + 3 माइनस 7, 5 3 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1 और बटा में 210। मतलब कि 1 घंटे में तीनों मिलकर के 1/210 भाग भरते हैं। तो इसलिए पूरा टंकी भरने में 210 घंटे का समय लगेगा और 210 घंटे हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें कि दिया है -9 माइनस 60 और भागे -10 प्लस -3 और गुणे 6। अब ध्यान से देखिए, दोनों में माइनस है, भागा में है तो प्लस हो जाएगा और 10 6 60, तो ये हो जाएगा -9 -6 और ये -3 और गुणे 6 क्या हो जाएगा -18। अब देखिए -9 -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -18। अब 9 6 15 15 18 कितना हो जाएगा 33 और तीनों माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।